दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो टोटल रिकॉल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 से रिलेटेड है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहली बात, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए मैं इस बारे में बता देता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है। हमारे यूट्यूब के अंदर में बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी डाल रखा है। क्या क्या कंटेंट डाल रखा है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अब आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। नवंबर 2021 रिवीजन के लिए हमने 300 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था इन 55 टू 56 आवर्स। इसमें हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो नवंबर 21 एग्जाम यानी दिसंबर एग्जाम के लिए रहता है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में दी है। नंबर 2, हम आप जब भी कोई एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद बहुत सारा हो जाता है, तो एक बार उसको पूरा का पूरा रिकॉल करने के लिए कंसेप्ट होता है कि पूरी चीज़ एक बार 15 से 20 मिनट में रिकॉल कर लें। तो क्या होता है कि वो पूरी की पूरी बात दिमाग में रहती है। देयर इज समथिंग दैट शुड बी लिसन्ड एवरी वीक। हफ्ते में एक बार भी सुन लिया तो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड का पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाता है। हम इसे बोलते हैं टोटल रिकॉल सीरीज। टोटल रिकॉल की वन ऑफ द वीडियोज इज इंडियाज 102, पर इससे पहले भी हमने 115, 116 बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, कई सारे वीडियोज इससे रिलेटेड बनाए हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है। तीसरा, अगर आपने कोई स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ा है पर आपको एक ब्रीफ में चाहिए कि यार वो स्टैंडर्ड एक ब्रीफ में आइडिया रहे बिफोर द एग्जाम, क्योंकि आप पूरा स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ा है पर बाई चांस वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो शायद हम लोगों को जम जाए, एक ब्रीफ आइडिया स्टैंडर्ड की रहना चाहिए। तो हमने उसके लिए जस्ट फॉर पेपर सीरीज ली थी। ये बहुत पुराने हैं जस्ट फॉर पेपर सीरीज, बट ये सीरीज के अंदर में हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए थे वो आज भी, मतलब उनमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यू कैन स्टिल वॉच द जस्ट फॉर पेपर सीरीज। जस्ट फॉर पेपर सीरीज को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रखा है। इसके अलावा हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स फाइनेंस एक्ट 2020 से रिलेटेड 70 आवर्स के वीडियोस पूरे के पूरे अपलोड किए थे, जिसमें पीजीबीपी है, बहुत सारे वेरियस एंटिटीज़ है, टीडीएस, टीसीएस, कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। ये सारे के सारे वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। तो काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा बनता है। एंड मोर ओवर हम लोग एमसीक्यूज पूछते रहते हैं, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। सो इट इज़ लाइक डेली अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे। तो ये सारे के सारे कंटेंट के लिए मैं कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती रहे। कुछ दिनों में हम डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आएंगे। मैं बस MTP 2 का वेट कर रहा हूँ। एक बार MTP 2 हम लोगों का पूरा हो जाए उसके बाद में हम डाउट सॉल्विंग सेशन शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ध्यान रखिए दिस इज नॉट ए रिवीजन वीडियो, दिस इज अ समरी वीडियो। रिवीजन वीडियो वो होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हाँ मैंने 102 अगर ये देख लिया तो मुझे एक बार का पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि 102 में क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने 102 पढ़ लिया है और एंड में हम पूरा का पूरा समराइज कर दे रहे हैं विद इन 15 मिनट्स कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें इसके अंदर पढ़ रखी हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना केवल ये वाले चार्ट, इससे पहले हमने जो 102, 103, 115 लिए हैं उनके भी चार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 बेसिकली 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला वाला जो टुकड़ा है वो होता है कि अगर मैं कोई कंपनी अपने ही शेयर्स इशू कर रही है, अपने ही शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब उन एम्प्लॉइज को अगर आप खुद के शेयर दे रहे हैं तो हम इनको बोलते हैं ईसॉप। ये चाहे फिक्स नंबर ऑफ शेयर हो चाहे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर हो। इसमें क्या होता है कि जो ग्रैंड डेट होती है, जिस दिन आपने एम्प्लॉय को ऑफर दिया और उसने अप्रूव भी कर दिया कि हाँ ठीक है मेरे को चाहिए ये शेयर्स, उस दिन हम लोग ये शेयर का फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं। वो फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की एंड तक के कितने एम्प्लॉइज रह जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी हमने उन लोगों को जो भी कंडीशन दी है, जैसे कि सपोज कीजिए बोला है 3 साल आपको काम में रहना पड़ेगा, तो 3 साल के पीरियड में उस खर्चे को अपोर्शन किया जाता है। एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉइज हर साल चेंज होता रहता है, इसे हम बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट्स। ठीक है, फाइनली जब वेस्टिंग पीरियड एंड होता है तो वो वाला एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ले लेते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोग ये शेयर्स लेंगे या नहीं लेंगे। आप ये शेयर्स बेसिकली इनको डिस्काउंट में भी दे सकते हैं या फ्री में भी दे सकते हैं। तो वो उस दिन जितने भी एम्प्लॉइज रह जा रहे हैं एंड में, जिन्होंने पूरा का पूरा वेस्टिंग पीरियड खत्म किया है, उतने एम्प्लॉइज को हम ये पूरे के पूरे शेयर दे देते हैं। खर्चा कैसे बुक होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट जो पीएल में जा रहा है टू ईसॉप जो अदर इक्विटी में जा रहा है। फाइनली जब एंड होता है उस पॉइंट पे, जब एक्सरसाइज होता है, तब ईसॉप डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इस तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाई चांस अगर आपका ये ईसॉप अर्ली कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ये लग रहा है कि नहीं यार मैंने शायद ज़्यादा खर्चा बुक कर दिया था, खर्चा कम कर देना चाहिए, खर्चा ज़्यादा बुक हो गया था क्योंकि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत कम हो गए, तो ऐसे में जो रिवर्सल्स होते हैं वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही रिवर्सल हो रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड के अंदर ही रिवर्सल्स हो रहे हैं, ये रिवर्सल्स पीएल के थ्रू होते हैं, ध्यान में रखिए, यानी कि ईसॉप डेबिट टू पीएल। ठीक है, पर वेस्टिंग पीरियड होने के बाद अगर कोई एम्प्लॉई इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं करता है तो अब ईसॉप के अंदर में बैलेंस पड़ा है, तो ये जो बैलेंस पड़ा है इसका रिवर्सल हम लोग अदर इक्विटी से करते हैं, ईसॉप डेबिट टू अदर इक्विटी, ध्यान में रखेंगे। दिस इज एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट। दूसरा, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, जहां पे मैं एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं दे रहा पर मैं बोल रहा हूँ मेरी कंपनी का जो शेयर है ये बेस है,
एक प्राइस डिफाइन होता है, इसके ऊपर प्राइस जितना जाएगा उतना हम आपको कैश में पे करेंगे। ये हमने एम्प्लॉइज को बोल रखा है कि जितना प्राइस ऊपर जाएगा वो हम आपको कैश में पे करेंगे, ठीक है। अब इसी की अकाउंटिंग एज लाइबिलिटी होती है। सेम कहानी होती है ग्रैंड डेट, जिस दिन हमने डिटरमिन किया था। ग्रैंड डेट का इसमें इतना कोई खास रोल नहीं है, खैर जाने दीजिए। हम ईयर एंड पे क्या करते हैं, जिस साल हमने ये एम्प्लॉय को ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, उस साल के एंड में हम इसका फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं। वो फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के बाद में उसे डिवाइड करते हैं, अपोर्शन करते हैं वेस्टिंग पीरियड में, जो भी साल है, लेट्स से 3 साल, तो डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई करते हैं उसको फिर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। जब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो उस पॉइंट के ऊपर में हम लोग उसे एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ईसॉप एंड कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ये हो जाता है कि जो हम लोगों का कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है, वहां पे हम हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं, जबकि ईसॉप में हम सिर्फ ग्रैंड डेट पे फेयर वैल्यू डिटरमिन कर रहे थे। एसएआर, इसे एसएआर बोलेंगे कैश सेटल्ड को। एसएआर को हम साल के एंड में लाइबिलिटी अकाउंट करते हैं, जबकि ईसॉप को आप लोग इक्विटी अकाउंट करते हैं। अगर वेस्टिंग पीरियड के पहले कोई रिवर्सल करना है, ज्यादा खर्चा बुक हो गया इसीलिए, तो रिवर्सल पीएल के थ्रू होगा। सेम अगर वेस्टिंग पीरियड के बाद भी आपको कोई रिवर्सल करना पड़ रहा है तो वो रिवर्सल भी पीएल के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। द डिफरेंस बिटवीन द टू मैंने आपको 3 पॉइंट्स के अंदर में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एम्प्लॉय को बोल देते हैं भाई तुम डिसाइड कर लो, तुमको शेयर्स लेना है या तुमको कैश लेना है। कैश ऑल्टरनेटिव भी है उनके पास, ईसॉप भी। अब हमको नहीं पता कि एम्प्लॉय क्या लेगा, तो ग्रैंड डेट पे हम दोनों की फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं। जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा होती है उसको बेस मान के अकाउंट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एसएआर की फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो पूरे के पूरे पीरियड में, जो भी वेस्टिंग पीरियड है उस पूरे पीरियड में इसका खर्चा एज लाइबिलिटी बुक होगा, पूरे पीरियड में एज लाइबिलिटी बुक होगा। यानी पीएल डेबिट टू एसएआर, पीएल डेबिट टू एसएआर हर साल के एंड में फेयर वैल्यू डिटरमिन कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जब एंड में आप उसे कैश दे देते हैं तो एसएआर डेबिट टू कैश। कैश सेटल्ड पेमेंट में भी यही हो रहा है, कैश ऑल्टरनेटिव में भी यही हो रहा है। पर कैश ऑल्टरनेटिव वाली कहानी में वो ईसॉप भी ले सकता है, तो ऐसे में एसएआर को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में डाल दिया जाता है। मुद्दा समझ गए आप लोग यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी की तरफ चलते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे ईसॉप की वैल्यू एसएआर से ज्यादा थी ऑन ग्रैंड डेट, तो हम क्या करते हैं, हम एसएआर की जो फेयर वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी मान के ही उसको आगे अकाउंट करते रहेंगे, ठीक है। इफ इक्विटी ऑप्शन इज मोर देन एसएआर, जो हम लोगों का सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव चल रहा है यहाँ पे, तो एसएआर वैल्यू इज अकाउंटेड एज कैश सेटलमेंट। जो एसएआर का फेयर वैल्यू उसको तो कैश सेटलमेंट ही करेंगे, पर दोनों का जो डिफरेंस है ग्रैंड डेट पे, जो दोनों का डिफरेंस है ईसॉप और एसएआर का, उसको एज ईसॉप यानी इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट करके अकाउंट करेंगे। यानी डबल अकाउंटिंग हो रही है, डिफरेंस की अकाउंटिंग ईसॉप हो रही है और फेयर वैल्यू हर साल के एंड में डिटरमिन करके डिफरेंस की अकाउंट जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एसएआर अकाउंट कर रहे हैं। मुद्दा समझ में आ रहा है? एसएआर के लिए पीएल डेबिट टू कैश, पीएल डेबिट टू कैश। ईसॉप के लिए पीएल डेबिट टू ईसॉप। एंड में अगर वो कैश ले जाता है एसएआर डेबिट टू कैश, और जो ईसॉप है उसको अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर दीजिए। एंड में अगर वो शेयर्स लेके चले जाता है तो भी एसएआर डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, और वो ईसॉप है उसको अदर इक्विटी में डाल दीजिए। यानी कुछ भी हो, ईसॉप हमेशा अदर इक्विटी के अंदर में ही जाता है। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। फिर आता है आखिरी, जहां पे मैं इक्विटी दे रहा हूं जिसके बदले में हम गुड्स ले रहे हैं, एम्प्लॉइज को नहीं दे रहे हैं। हम हमारी कंपनी के शेयर दे रहे हैं जिसके बदले में हम गुड्स ले रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं। तो व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, वो पॉइंट पे इसकी अकाउंटिंग होती है इक्विटी सेटल्ड की, और जिस पॉइंट पे सर्विस रेंडर हो जा रही है उस पॉइंट के ऊपर में, यानी सर्विस हमको मिल जा रही है, रेंडर्ड है, उस पॉइंट के ऊपर में हम लोग ये अकाउंटिंग करते हैं। इस समय अकाउंटिंग करते समय हम फेयर वैल्यू देखते हैं उन गुड्स की। ये ईसॉप की अकाउंटिंग करते समय, इक्विटी सेटल की अकाउंटिंग करते समय वो गुड्स की फेयर वैल्यू देखी जाती है, वो सर्विस की फेयर वैल्यू देखी जाती है और उतने पे अकाउंट किया जाता है। आई होप यहाँ तक के पूरा का पूरा क्लियर है। अब मैंने आपको कहा था कि हम लोग ये जो खर्चा बुक करते हैं या पोर्शन करते हैं ओवर अ पीरियड, उस पीरियड को 3 कंडीशन में डिफाइन किया गया है, सर्विस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। वैसे तो सर्विस कंडीशन भी नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन ही होता है, पर मैं इस कंसेप्ट को इस तरह से 2 तरीकों से पढ़ाता हूँ। एक वेस्टिंग, एक नॉन वेस्टिंग कंडीशन के करके कंसेप्ट होता है। हम लोग वेस्टिंग कंडीशन देख रहे हैं। तो सर्विस कंडीशन मतलब एक पीरियड होता है, लेट्स से 3 साल एम्प्लॉय काम करेगा तो उसको आप शेयर दे देंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक्सपेंस पूरा का पूरा वो ईसॉप में जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी वेस्टिंग पीरियड तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो रिवर्स करते हैं, रिवर्सल पीएल के थ्रू होता है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बराबर है। अगर ये एसएआर के अंदर है तो भी रिवर्सल पीएल के थ्रू ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर आप इंक्रीज कर देते हैं कंटिन्यू अकाउंटिंग विदाउट एनी चेंज, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर सर्विस कंडीशन के अंदर हमने 3 साल की कंडीशन बोली थी और कुछ समय के बाद में हम बोल दे रहे हैं नहीं यार 3 साल नहीं तुम 4 साल काम करो, तो हम अकाउंटिंग चेंज नहीं करते, अकाउंटिंग जैसी चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। अगर कोई चीज़ एम्प्लॉई के फेवर में नहीं है तो अकाउंटिंग चेंज नहीं की जाती, अगर एम्प्लॉई के फेवर में है तो अकाउंटिंग चेंज की जाती है। 3 साल का 4 साल करना एम्प्लॉई के फेवर में नहीं है, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर नहीं बोल रहा हूँ, एम्प्लॉई।
तो उस केस में हम लोग अकाउंटिंग चेंज नहीं करेंगे। आपने 4 साल कर दिया, हम तो एक्सपेंस 3 साल में ही बुक करेंगे, ठीक है। और अगर आपने उसको रिड्यूस कर दिया, 3 साल का 2 साल कर दिया, तब हम ओवरऑल वेस्टिंग पीरियड को चेंज कर देंगे, 3 साल को 2 साल कर देंगे। ये चेंज इन एस्टिमेट है, ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट नहीं हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव अकाउंट हो रहा है, यानी रिमेनिंग पीरियड को चेंज किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने एक्सपेंस बुक किया होगा, लेट्स से 1/3, फर्स्ट ईयर में आपने एक्सपेंस बुक किया होगा 1/3, नेक्स्ट ईयर हम 2/2 करके एक्सपेंस बुक करेंगे, 2/2। क्लियर है यहाँ तक क्या? चलिए, फिर आता है नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, जहां हमने टारगेट दिया है कि प्रॉफिट इतना अचीव कर लीजिए या फिर आप एक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इतना अचीव कर लीजिए, इसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन, ठीक है, परफॉर्मेंस कंडीशन। तो परफॉर्मेंस कंडीशन के अंदर में अगर वो टारगेट हम एस्टिमेट करते हैं इनिशियली कि कितने समय में एम्प्लॉई उसे अचीव कर लेगा, लेट्स से 3 साल में अचीव कर लेगा, ठीक है। आगे जाके एस्टिमेट बदल सकता है, 3 का 2 साल हो सकता है, 3 का 4 साल हो सकता है, इसे भी चेंज इन एस्टिमेट्स बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंगली वेस्टिंग पीरियड को चेंज कर लिया जाता है। जैसे सेकंड ईयर में आपको लग रहा है 4 साल हो जाएगा, तो हम इसे 2/4 कर देंगे, 2/4 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चेंज इन एस्टिमेट, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग चेंज होता है। फिर होता है मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन यानी हमने बोला है कि कंपनी का शेयर का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल अचीव कर लेना चाहिए, ये एम्प्लॉई इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग जो शेयर बेस्ड पेमेंट है उसमें इनिशियली ग्रैंड डेट पे एक एस्टिमेट निकालते हैं कि हाँ भाई कितने समय में ये शेयर का प्राइस ये पर्टिकुलर लेवल अचीव कर लेगा, लेट्स से 3 साल, तो 3 साल में एक्सपेंस बुक करते हैं। अब सपोज 3 साल में नहीं अचीव करता, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये एम्प्लॉई के हाथ में नहीं है ना। आप अपना खर्चा बुक करने का तरीका नहीं बदलते, 3 का 4 साल हो गया तो भी 3 साल पे अकाउंटिंग करते रहेंगे, 3 साल में पूरा एक्सपेंस बुक हो जाएगा, चौथे साल का कोई लेना देना नहीं, 5वें साल का कोई लेना देना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये टारगेट नहीं अचीव होने वाला है तो भी एक्सपेंस को बुक करना नहीं रोकेंगे, हम लोग एक्सपेंस बुक करते रहेंगे। किसके लिए? एमपीसी के लिए बोल रहा हूँ, मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, एमपीसी यानी मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, ठीक है। पर अगर वो जो 3 साल है उसका 2 साल हो जाता है कि सेकंड ईयर में ये टारगेट अचीव कर लिया गया है, तो फिर हम लोग एक्सेलरेटेड वेस्टिंग लगाते हैं, यानी इसको 1/3 था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में 2/2 कर देते हैं। मतलब अगर पीरियड बढ़ने वाला है, हमारा एस्टिमेट चेंज होकर बढ़ रहा है तो हम उसका अकाउंटिंग चेंज नहीं करेंगे, पर अगर घट रहा है तो चेंज कर देंगे। नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन में बढ़ रहा था तो हम चेंज कर दे रहे थे, बढ़ा दे रहे थे, घट रहा था तो हम घटाएंगे भी, घटेगा तो घटाना है, बढ़ाना है, बढ़ेगा तो बढ़ाना है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन में एक पॉइंट मेरा रह गया बताना, किसी भी पॉइंट पे अगर लगता है कि ये टारगेट अचीव नहीं होगा तो सेम एज सर्विस कंडीशन, अगर आपने कोई खर्चा बुक किया तो उसको रिवर्स कर दीजिए पीएल के थ्रू, क्योंकि ये वेस्टिंग कंडीशन है। वेस्टिंग कंडीशन अचीव होने के बाद के रिवर्सल्स जो होते हैं वो अदर इक्विटी से होते हैं। किसमें? इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में, एसएआर में नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान में रखिए। देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो 102 को पहली बार इसमें सुन रहे हैं ना, तो ये आपके लिए नहीं है। आपने 102 पूरा पढ़ रखा है तो आपको रिकॉल होगा कि हाँ ये सारे के सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो किसके लिए बनाया गया है, ये स्पेसिफिक क्राउड है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जस्ट फॉर पेपर देखना है कि पूरा का पूरा 102 आप शॉर्ट में रिवाइज कर दीजिए, वो अपना जस्ट फॉर पेपर के अंदर में दिया गया है। चलिए, अब क्या होता है, ये जो कंडीशन है इनको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करते समय मैंने आपको क्या बोला, जैसे ऊपर सर्विस कंडीशन आपने चेंज किया था, अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफाई करना अगर एम्प्लॉय के फेवर में है तो अकाउंटिंग चेंज होगा, अगर एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है तो अकाउंटिंग चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज रिड्यूस्ड, एडिशनल बेनिफिट इज कंसिडर्ड एज न्यू ईसॉप, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस, सॉरी नॉट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ईपी इज एक्सरसाइज प्राइस। अब आप एक्सरसाइज प्राइस को सपोज कम कर दे रहे हैं, आपने एम्प्लॉय को बोला था कि हम आपको शेयर 100 रुपये का शेयर 10 रुपये में देंगे, बाद में आपने बोला चलो 8 रुपये में देंगे, तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं वो जिस दिन आप दे रहे हैं उस दिन उसको नया ईसॉप माना जाएगा। उस दिन फेयर वैल्यू बिफोर यानी पुराने वाला जो आपका ईसॉप था उसका, और अब जो रिवाइज प्राइस है उसके कारण आपका जो फेयर वैल्यू हो रहा है वो दोनों के डिफरेंस को हम ईसॉप मानते हैं। 2 रुपये का मैंने आपको डिस्काउंट बोला तो 2 ही रुपये का बेनिफिट होगा मोस्टली, तो जो 2 रुपये है उसको हम लोग नया ईसॉप मानते हैं। उसे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, जैसे 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, फर्स्ट ईयर के एंड में आपने डिसाइड किया कि यार हाँ हमको रिवाइज करने का है, हम लोग ईसॉप देना चाहते हैं, हम ईसॉप का प्राइस कम करना चाहते हैं, एक्साइज प्राइस कम करना चाहते हैं, तो बचा हुआ पीरियड है 2 साल, बचे हुए 2 साल में हम लोग एक्सपेंस पूरा का पूरा बुक करेंगे। आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। अगर आप इंक्रीज कर देते हैं एक्साइज प्राइस तो उसका कोई एडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज सच होता नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्साइज प्राइस बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है तो उसमें अकाउंटिंग चेंज नहीं होगा। अगर आप नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज कर देते हैं, जैसे आप पहले 100 शेयर दे रहे थे, अब आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो 150 शेयर दूंगा, तो आप 50 शेयर जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं जिस दिन आपने डिक्लेयर किया उस दिन से नया ईसॉप माना जाएगा। रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड इसका वेस्टिंग पीरियड माना जाएगा। जिस दिन आपने एडिशनल शेयर दिए उस दिन की ग्रांडेड फेयर वैल्यू, उस दिन जिस दिन आपने शेयर बढ़ाए उस दिन की ग्रांडेड फेयर वैल्यू की बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन रिड्यूस कर देते हैं नो अकाउंटिंग चेंज। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं एक्साइज प्राइस, रिड्यूस कर रहे हैं ऑप्शंस वही चेंज कर रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए उन सब चीज़ों को। मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं होता। आई होप यहाँ तक के पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर है। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट, जहाँ पे होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के एम्प्लॉइज को अपने शेयर दे रही है या सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को अपने शेयर दे रही है, ठीक है।
अगर होल्डिंग कंपनी, पहला वाला पॉइंट, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के एम्प्लॉइज को अपने शेयर दे रही है, तो सब्सिडियरी खुद तो कुछ नहीं दे रही, तो सब्सिडियरी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पर उसके एम्प्लॉइज है, इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट पीएल डेबिट होगा टू अदर इक्विटी जाएगा, टू अदर इक्विटी जाएगा। अदर इक्विटी क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी, ऐसा माना जाएगा। होल्डिंग कंपनी अपने एम्प्लॉइज को नहीं दे रहा है, सब्सिडियरी के एम्प्लॉइज को दे रहा है, पर शेयर्स होल्डिंग कंपनी के है, इसीलिए टू ईसॉप, जो ईसॉप है वो अकाउंट कर रहा है होल्डिंग कंपनी, वो भी अदर इक्विटी में डाल रहा है, पर वो डेबिट क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, ध्यान रखिए। सब्सिडियरी विल बुक द एक्सपेंस एंड क्रेडिट अदर इक्विटी, होल्डिंग कंपनी विल डेबिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट ईसॉप। वाइस वर्सा सिनेरियो, सब्सिडियरी अपने शेयर दे रहा है होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को, तो होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट होल्डिंग कंपनी करेगा। टू, वो क्रेडिट करेगा डिविडेंड इनकम। सब्सिडियरी अगर होल्डिंग को कुछ दे रही है तो हमेशा डिविडेंड माना जाता है, तो डिविडेंड इनकम। सब्सिडियरी डिविडेंड एक्सपेंस बुक करेगा, डिविडेंड एक्सपेंस टू, शेयर्स उसके जा रहे हैं इसीलिए टू ईसॉप। क्लियर है यहाँ तक है? तो ये ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट है। ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट में इतना ध्यान में रखिए, इतना आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट पार्ट आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के बेसिक फंडा यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम ये बोलना चाहते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है, उस कंपनी को जिसे वो अक्वायर कर रही है उसके एम्प्लॉइज को ईसॉप दिया हुआ है। अब दो चीजें हैं, या तो आप उस ईसॉप को रिप्लेस करके अपने शेयर दे दोगे, या फिर आप बोलोगे नहीं वही ईसॉप चलने दो। अब अगर आप रिप्लेस करके अपने ईसॉप दे रहे हैं, पहला वाला पॉइंट, इफ द ईसॉप इज रिप्लेस्ड, तो हम क्या करेंगे? जिस दिन हमने उस एंटिटी को अक्वायर किया, इंडियस 103 जब लग रहा है, जिस दिन हमने एंटिटी को अक्वायर किया, उस दिन हम उसके ईसॉप का, सब्सिडियरी के ईसॉप का फेयर वैल्यू निकालेंगे। हम क्या दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू नहीं, सब्सिडियरी के ईसॉप का फेयर वैल्यू निकालेंगे। सब्सिडियरी के ईसॉप का फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, वेस्टिंग पीरियड होता है, लेट से 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो उसमें से 2 साल सपोज हो चुके हैं सर्विस रेंडर्ड, जो पीरियड हो चुका है वो, तो वो कर लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडियरी ईसॉप ऑन सेट डेट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज, वो तो हमेशा रहेगा। वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड, जो पीरियड हो चुका है लेट से 2 साल, डिवाइडेड बाय, हो सकता है आपने 5 साल के पीरियड को 6 साल कर दिया, आपने इंक्रीज कर दिया, तो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विचएवर इज हायर लेंगे, WEH विचएवर इज हायर। उन्होंने, आपने 5 का 4 कर दिया होगा, 5 का 6 कर दिया होगा, तो 5 और 6 विचएवर इज हायर 6, 5 और 4 विचएवर इज हायर 5, तो उस बेसिस पे हम लोग एक्सपेंस बुक कर लेंगे। यानी कि कितना फेयर वैल्यू ऑन, जिस दिन इंडियस 103 लगा उस दिन का फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय, हमारे एग्जांपल में 2 साल सर्विस पीरियड रेंडर्ड, डिवाइडेड बाय 5 साल और 6 साल विचएवर इज हायर, या 5 साल और 4 साल विचएवर इज हायर, दो केसेस देखे हमने, वो मान लिया जाएगा परचेज कंसिडरेशन। सर पीसी क्यों? क्योंकि ईसॉप है ना, अदर इक्विटी है, इक्विटी परचेज करना तो पीसी ही कहलाता है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो परचेज कंसिडरेशन है। पॉइंट क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में? इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम फेयर वैल्यू निकालेंगे होल्डिंग कंपनी का ईसॉप का। ये इंडेस 103 जिस दिन लगा उसी दिन उसको ग्रैंड डेट माना जाएगा, उसी दिन फेयर वैल्यू निकालेंगे होल्डिंग कंपनी का, उसी दिन फेयर वैल्यू निकालेंगे होल्डिंग कंपनी का। अब ये होल्डिंग कंपनी का फेयर वैल्यू ऑफ द रिप्लेस ईसॉप में से लेस कर देंगे जो एक्सपेंस हमने ऊपर बुक कर दिया है, यानी जिसको हमने पीसी का पार्ट मान लिया वो लेस कर देंगे, ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट पे जो निकाला उसको लेस कर देंगे, वो जो डिफरेंस है उसको रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस बुक कर लेंगे। जैसे कि हमारा 6 साल था, 6 में से 2 हो गए थे, बचे हुए 4 साल में एक्सपेंस हम बुक कर लेंगे। सर यहाँ क्यूमुलेटिव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये सब जिस दिन दिया गया है उस दिन से रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस बुक करना है, सिंपल कहानी है, और कुछ कंसेप्ट नहीं है उसके पीछे। सपोज कीजिए कि आप ईसॉप को नहीं रिप्लेस करते, अगर आप ईसॉप को नहीं रिप्लेस करते तो सब्सिडियरी के एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन है कि वो सब्सिडियरी के शेयर ले सकते हैं, सब्सिडियरी के शेयर ले सकते हैं, तो अगर वो सब्सिडियरी के शेयर्स खरीदेंगे तो सब्सिडियरी से खरीदेंगे, आपकी परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाएगी, उनकी बढ़ेगी। वो कौन है? उनको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, जिस दिन इंडेस 103 लगा उस दिन हम सब्सिडियरी के ईसॉप का फेयर वैल्यू निकालते हैं, सेम एज अबव। सब्सिडियरी को नहीं रिप्लेस किया तो भी सेम एज अबव, सब्सिडियरी के ईसॉप का इंडेस 103 जिस दिन लग रहा है उस दिन फेयर वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड व्हिचएवर इज हायर, सेम जो ऊपर का पॉइंट लिखा है वही नहीं डिटरमाइन करते हैं, और उतनी वैल्यू को एनसीआई में लिखा जाता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पार्ट माना जाता है। अब जो रिमेनिंग है फेयर वैल्यू, ये जो फेयर वैल्यू हमने जिस दिन 103 लगाया उस दिन डिटरमाइन किया, उसमें से हमने कुछ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बुक किया, बचा हुआ प्रोपोर्शन बचा है, वो बचा हुआ प्रोपोर्शन रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंस बुक कर दिया जाएगा। नॉर्मल जैसे चल रहा था, जैसे 2/6 था तो अब 3/6, 4/6, 5/6 वैसा एक्सपेंस बुक कर देंगे, या फिर आपने 4 ईयर्स कर दिया था तो ऊपर तो विचएवर इज हायर करके 5 ईयर्स पे बुक कर दिया था ना, तो बचा हुआ 3/4, 4/4 उस तरह से एक्सपेंस बुक कर दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारा पूरा का पूरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कुछ और जस्ट फॉर पेपर्स या टोटल रिकॉल ला सकूँ आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट।